हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम विधेयकों के सभी प्रकारों को डिटेल से कवर करने वाले हैं, जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण और संविधान संशोधन विधेयकों को शामिल किया गया है। अधिकांश बच्चों को धन विधेयक और वित्त विधेयक में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हमने इन्हें बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरणों के साथ में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन आपको पूरी वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है काफ़ी टेक्निकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। विधेयकों के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। दोस्तों, धन विधेयक का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में, जबकि वित्त विधेयक का उल्लेख है आर्टिकल 117 में। सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। देखिए दोस्तों, धन विधेयक की जो परिभाषा है उसका उल्लेख तो किया गया है 110 में, लेकिन धन विधेयक के जो नियम हैं वह किस तरह से संसद में प्रस्तुत होगा, कौन सा व्यक्ति है जो धन विधेयक का निर्धारण करेगा, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, इन सभी नियमों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 109 में। मतलब धन विधेयक की परिभाषा तो 110 में है, लेकिन यह किस तरह से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा उसका उल्लेख है आर्टिकल 109 में। चलिए आर्टिकल 109 को हम देखते हैं, ताकि हमें धन विधेयक अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिरकार क्यों धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। तो क्या होता है, बहुत सारे मामले काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। उन्हीं में से एक मामला है धन का मामला, पैसे का मामला। यदि धन नहीं होगा तो सरकार भी गिर सकती है, ठीक है, लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी और इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति को बताया जाता है कि दादा, हम जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करना चाहते हैं और आप यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। यही कारण है कि राष्ट्रपति की जब पूर्व अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की भूमिका के बारे में। तो दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा टोटल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। 14 दिनों के बाद यह अपने आप ही राज्यसभा से पारित होना मान लिया जाएगा। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है लोकसभा को। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, जब राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती, 14 दिनों से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकती, तो आखिरकार क्यों राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसका एक कारण है। देखिए, राज्यसभा उच्च सदन है, वहाँ पर अनुभवी लोग बैठते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा सुझाव दे दें जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के कल्याण में हो। इसी वजह से राज्यसभा को वहाँ पर भेजा जाता है। हालांकि उन सुझावों को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। अब देखिए, राज्यसभा जब 14 दिनों के अंदर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, मतलब विवाद की स्थिति नहीं होगी, तो संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होगा, संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकेगी। तो आपको धन विधेयक की प्रक्रिया इतनी समझ आ गई होगी। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है मनमाने रूप से किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता। उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, ताकि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कंट्रोल में रहे, और उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में। चलिए इन नियमों को देख लेते हैं। तो देखिए, यदि किसी विधेयक में टैक्स को लगाना, घटाना, उसको समाप्त करने से संबंधित मामला हो, तो लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। यदि किसी विधेयक में सरकार के ऋण से संबंधित मामला हो, किसी देश को कर्ज चुकाना हो या फिर कर्ज लेना हो, तो ऐसा मामला यदि किसी विधेयक में है, तो उस विधेयक को भी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सीधे तौर पर धन विधेयक घोषित कर सकता है। अब सरकार के ऋण को धन विधेयक में क्यों शामिल किया गया है? ताकि राज्यसभा की भूमिका को कम किया जा सके। देखिए, क्या होता है कि सरकार को बहुत सारे देशों से ऋण लेना भी पड़ता है, कई सारे देशों को कर्ज चुकाना भी पड़ता है। यदि हम इसको धन विधेयक शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, राज्यसभा 6 महीने तक इसको पास नहीं होने देगी, और हमें किसी को ऋण चुकाना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा लोन भी बढ़ता जाएगा। यदि इमरजेंसी में किसी से ऋण लेना है और राज्यसभा 6 महीने तक इसको पास नहीं होने देगी, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी ना। इसी वजह से सरकार के लोन को, सरकार के कर्ज को हम धन विधेयक में शामिल करते हैं। यदि किसी विधेयक में सरकार को किसी को कर्ज चुकाना है, किसी से कर्ज लेना है, वो मामला लिखा हुआ है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसे सीधे
धन विधेयक घोषित कर देगा। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि से पैसा जमा करना हो या फिर निकालना हो और उससे संबंधित कोई प्रावधान किसी विधेयक में है, तो उस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित कर सकता है। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना हो या खर्च की मात्रा में वृद्धि करना हो, तो उस विधेयक को भी धन विधेयक घोषित किया जा सकता है। अगर किसी विधेयक में इन सारे नियमों में से किसी एक नियम का भी उल्लेख है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उस विधेयक को सीधा धन विधेयक घोषित कर सकता है। क्या है कि परीक्षा में दोस्तों अभी तक जो प्रश्न आते थे वो ऐसा पूछते थे कि इसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, राज्यसभा कितने दिनों तक रोकती है। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया, फिर पूछने लगे कि धन विधेयक में कौन कौन से नियम शामिल हैं। अब यह पूछा जाने लगा है कि धन विधेयक में कौन कौन से नियम शामिल नहीं है, मतलब कई सारे मामले ऐसे हैं जो धन से तो संबंधित हैं लेकिन उसको धन विधेयक घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा एक प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला होने पर वह धन विधेयक होने के लिए अमान्य हो जाएगा या फिर उसको धन विधेयक घोषित नहीं किया जा सकता। तो उसको भी हम एक स्टेप आगे देख लेते हैं ताकि आपको यदि इस तरह का प्रश्न आए तो कभी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो वो कौन कौन से मामले हैं जिनका संबंध धन से तो है लेकिन धन विधेयक नहीं माने जा सकते। वो है, सबसे पहला है व्यय का विवरण जो कि संचित निधि से संबंधित ना हो। यदि कोई नई शुल्क लगाई जा रही हो, यहाँ पर टैक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शुल्क की यानी फीस की बात हो रही है, ठीक है, जुर्माने की बात हो रही है। अब जुर्माना और फीस दोनों संबंधित है काई से, आपके धन से। लेकिन यदि किसी विधेयक में जुर्माना शब्द का यूज किया गया है, फीस का यूज किया गया है, तो उस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता। इसी के साथ किसी नए कर का गठन करना हो, देखिए यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है, किसी नए कर का गठन करना हो लेकिन उसका संबंध किससे हो, राज्य सूची से। यदि सरकार, केंद्र सरकार कोई टैक्स लगाती है और उसका संबंध राज्य सूची से हो, ऐसा उल्लेख किसी विधेयक में है, तो उस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता। यदि किसी सार्वजनिक कंपनी में सरकार शेयर खरीद रही है, बेच रही है, ठीक है, या फिर कर्ज दे रही है, वो ऐसा मामला हो किसी विधेयक में, तो उस विधेयक को भी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता। ये एक स्टेप आगे है। आशा करूंगा कि आपको धन विधेयक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वित्त विधेयक के बारे में, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। ये थोड़ा सा टफ है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहां धन विधेयक का संबंध केवल धन से था, वहीं वित्त विधेयक का संबंध धन के साथ साथ उसके खर्च से भी है। मतलब यदि किसी विधेयक में ऐसा लिखा हुआ है कि इस धन का प्रयोग इस क्षेत्र में या फिर फलाने क्षेत्र में किया जाएगा, तो उस विधेयक को हम वित्त विधेयक का दर्जा देते हैं। यह जो विधेयक होता है वित्त विधेयक, यह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। लगभग दोनों ही समान होते हैं, बस जो टाइप 1 है उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि टाइप 2 को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी दोनों में बराबर समानताएं हैं, दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर राज्यसभा को बराबर शक्तियां मिलती है, जितनी लोकसभा के पास में है उतनी ही राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। 6 महीने तक उस पर कोई विचार ना करे ऐसा भी कर सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं तो संयुक्त अधिवेशन भी दोनों में बुलाया जा सकता है। आपको इतना समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो धन विधेयक होता है उसमें केवल धन की चर्चा की जाती है, उसका खर्च कहाँ होगा इसकी कोई चर्चा नहीं होती। जबकि वित्त विधेयक में धन के साथ साथ उसका खर्च कहाँ होगा, विकासात्मक कार्यों में खर्च होगा, इसकी भी चर्चा की जाती है। मतलब वित्त विधेयक जो है वो काफी बड़ा है। इसी वजह से कहते हैं कि जो धन विधेयक है ना वो वित्त विधेयक के अंदर आता है। मतलब ये वित्त विधेयक एक बड़ा है, उसके अंदर धन विधेयक आता है। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक के अंदर नहीं आते। मतलब सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बात करते हैं साधारण विधेयक की। तो दोस्तों साधारण विधेयक ऐसा कोई भी विधेयक हो सकता है जिसका संबंध आम प्रशासन, नीतियों, सामाजिक विषयों, समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनसे संबंधित कानून बनाने हो, या फिर शिक्षा में कोई सुधार करना हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, उनसे संबंधित कोई भी नियम बनाना हो, तो इसके लिए आपको साधारण विधेयक प्रस्तुत करना होता है। साधारण विधेयक की विशेषताओं की बात करें
तो इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो लोकसभा हो सकता है या फिर राज्यसभा। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है जितनी कि लोकसभा को है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन को बदल सकती है जो कि लोकसभा ने किए हैं, या फिर 6 महीने तक इस पर कोई विचार ना भी करे तो ऐसा भी कर सकती है। यदि राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं तो टकराव होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। इसी वजह से संयुक्त अधिवेशन जो है वो साधारण विधेयक में हो सकता है। राष्ट्रपति भी साधारण विधेयक के मामले में जो उसकी वीटो पावर है उसका प्रयोग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति साधारण विधेयक को अनुमति देगा, अनुमति देने से मना कर सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस तरह राष्ट्रपति साधारण विधेयक के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। तो दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक वह विधेयक होता है जिसके माध्यम से भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है जितनी कि लोकसभा को है। मतलब राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या फिर इस पर कोई भी विचार ना करे, ऐसी भी शक्ति राज्यसभा के पास होती है। इसी के साथ साथ संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का यूज नहीं कर सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी। इसी के साथ साथ संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा, यदि उस पर कोई गतिरोध होता है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी के साथ संविधान संशोधन विधेयक का जो प्रस्ताव है वह संसद से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अब आपको यहाँ बता दूं कि देखिए, जो बहुमत है उसके 4 प्रकार होते हैं: साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यदि आप चाहें तो उसकी वीडियो जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो सीधे यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।